बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6 स्नेह पगी बातें। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। बच्चों कुछ प्रश्न हैं, चलिए पूछते हैं। जैसे एक दूसरे को संदेश किन किन माध्यमों से भेज सकते हैं। दूसरा प्रश्न है अगर आपसे कहा जाए तो आप किसे चिट्ठी लिखेंगे। और तीसरा है उस चिट्ठी में क्या क्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए बताइए। और अब करते हैं इस पाठ को शुरुआत। चिट्ठी लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। जब संचार माध्यमों का इतना विकास नहीं हुआ था तब केवल चिट्ठी पत्री ही ऐसी माध्यम थी जिसके द्वारा अपने स्नेही जनों की हालचाल दे सकते थे। चिट्ठियों के आने के इंतजार का आनंद ईमेल, व्हाट्सएप के इस युग में कहीं खो सा गया है। यह सच है कि तमाम आधुनिक संचार माध्यमों से भेजे गए संदेश को बचाने में वह अपनापन नहीं महसूस होता जो अपनों के हाथ से स्नेह के शब्दों में पगी में पाती बांधकर मिलता है, बांचकर मिलता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जन्मदिन की सुबह मैंने अपना ईमेल बॉक्स खोला तो उसमें विदेश में रहने वाली अपनी बिटिया का शुभकामनाओं वाला कार्ड मिला। एकदम सही दिन और सही समय। मैं कुछ देर उसे देखती रही और फिर वह कंप्यूटर स्क्रीन से गायब हो गया। मैं अपने माउस के क्लिक से उसे दोबारा स्क्रीन पर ला सकती हूँ, चाहूँ तो प्रिंट भी निकाल सकती हूँ, पर क्या उसमें अपनी बिटियों के हाथों का वह स्पर्श महसूस कर पाऊंगी जो उसके अब तक के भेजे कार्डों में महसूस करती रही हूँ। उसने यह कार्ड स्वयं ही भेजा है अथवा अपनी अति व्यस्त जिंदगी के कारण अपनी सेक्रेटरी से ही भेजने को कह दिया है। यह भी निश्चित नहीं कार्ड के नीचे उसके स्वयं के हस्ताक्षर तक तो है नहीं। कुछ समय पूर्व तक वह मेरे लिए उपयुक्त कार्ड ढूंढने के लिए बाजार खंगाल डालती थी। छपी इबारत में जो कमी रह जाती वह स्वयं जोड़कर पूरा करती। इस तरह वह पूरी तरह से भरा कार्ड मुझे जन्मदिन से 2 दिन पहले मिल जाता, कभी जन्मदिन बीत जाने के पश्चात। पर वे सारे कार्ड आज तक मेरी अलमारी में सहेज कर रखे हुए हैं, किसी अनमोल धरोहर की तरह। आजकल वह पत्र भी ईमेल से ही भेजती है। कोई काटा पीटी नहीं, हिजों की कोई गलती नहीं, एकदम साफ सुथरे। उसे पत्र लिखने का हमेशा से ही शौक रहा है। लंबे लंबे रोचक ढंग से लिखे पत्र। उसके पत्र इतने लंबे हुआ करते थे कि ऊपर नीचे हाशिए पर कुछ भी जगह ना छोड़ती। नाम लिखने तक की भी नहीं, पर इससे क्या, मैं तो दूर से देखकर ही उसका पत्र पहचान सकती हूँ। कभी कभी उसके पत्रों पर चॉकलेट, टॉफी या मक्खन के चिकने निशान होते। मैं कल्पना करती थी कि पत्र लिखने के लिए उसने अपनी नन्ही बिटिया को इन्हीं चीजों से फुसलाया होगा और बिटिया ने धैर्य चूक जाने पर अपनी मां का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में कागज को ही पकड़ लिया होगा। मैं उन निशानों पर अपना हाथ स्नेह से फिराकर उन गदगदे हाथों का स्पर्श महसूस करने का प्रयत्न करती। हाथ से लिखे उन पत्रों में लिखने वाले हाथों का स्पर्श हुआ करता था। मिठास और गर्माहट होती थी। बहुत कुछ अनलिखा भी बांच लिया जाता। हाईटेक जीवन शैली के युग में स्क्रीन पर उभर आए इन शब्दों को चाहे तो मेल पढ़ लो, चाहे समाचार पत्र, दोनों ही सिर्फ संदेश वाहक होते हैं। बस
हमारे बचपन में डाकिये का आगमन दिन भर का सबसे अहम हिस्सा होता था। दिन में 3 बार आता था डाकिया। डाक डालते समय अपनी साइकिल की घंटी बजाता, बाहर से लौटा हर सदस्य एक बार लेटर बॉक्स में झांक अवश्य लेता। पिताजी दफ्तर से लौटते तो उनका पहला प्रश्न यही होता, कोई चिट्ठी आई क्या? सबसे अधिक प्रतीक्षा तो विवाहिता बहन की अपनी ससुराल से लिखे पत्रों की रहती। परिवार का हर व्यक्ति उन्हें चापसी पढ़ता। माँ स्वयं न पढ़ जाने के कारण हम सब भाई बहनों में से एक एक बार उस पत्र को अवश्य पढ़वा कर सुन लेते, पर इसके बावजूद उनकी क्षुधा शांत न होती। गांव में पत्र बांटने का काम प्राय डाकिया ही कर दिया करता था और जरूरत पड़ने पर भी उत्तर भी वही लिख देता था। कहा गया है कि खत का मजमून जान लेते हैं लिफाफा देखकर। पत्र पढ़ने के पूर्व भी काफी कुछ समझ लेते हम। केसर छिड़का पत्र आया है तो चाची के बेटा हुआ है। कोना कटा कार्ड आया तो मृत्यु समाचार है। यदि छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले बेटे का पत्र आया तो अवश्य उसे पैसों की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि वैसे तो उसे अपनी अति व्यस्तता के कारण पत्र लिखने का समय ही नहीं मिलता। किसी को तत्काल सूचना देनी होती तो तार भेजा जाता। तार मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता था। देर रात को भी तार वाला आपकी साकल खटकाकर तार पहुंचा जाता, पर जब तक उसके दरवाजे आगे बढ़ाए कागज पर हस्ताक्षर कर आप तार लें, तब तक दिल इतनी जोर से धड़कता रहता कि लिफाफा खोलना कठिन। घर के अन्य सदस्य भी घेरे खड़े रहते, सबके चेहरे पर एक ही भाव, क्या हुआ? क्योंकि ऐसे तार प्राय दुखद समाचार के वाहक ही होते थे। हाँ, विवाह, पुत्र जन्म इत्यादि के मुबारकी तार भी हुआ करते थे, पर वे तो ऐसे अवसरों पर ही आते। रंग बिरंगे फूलों वाले इन तारों के नंबर निर्धारित थे। अतः अवसर विशेष पर आए उन सबकी इबादत एक सी रहती, बस प्रेषक का नाम ही मायने रखता। जब से सुना है कि तार भेजने का महकमा समेट दिया गया है, लगता है जैसे अपनी कोई बहुत प्रिय वस्तु ही खो गई है। टेलीफोन ने पहले तो तार का स्थान पकड़ा। आपके घर में नहीं है तो आस पड़ोस में तो होगा, अतः आवश्यक सूचना वहीं दे दी जाती। धीरे धीरे टेलीफोन की संख्या और प्रभाव बढ़ने लगे। हर घर में टेलीफोन है, उठाओ और बात कर लो, उत्तर भी संग ही मिल जाता। यह संदेश नहीं रहता कि तार अथवा पत्र पहुंचा कि नहीं। मोबाइल ने आकर तो क्रांति ही कर डाली है। विश्व के किसी भी कोने में रहते सैजल से 24 घंटे जुड़े हैं आप। बात तो हो जाती है, पर वह तसल्ली नहीं हो पाती जो लंबा सा पत्र पढ़कर हुआ करती थी। विदेश में बसे बेटे का फोन आता है, माँ कैसी हो? सब ठीक है बेटा, और तो कुशल क्षेम हुई, खबरों का आदान प्रदान हुआ और बस टेलीफोन रख देने का बाद याद आता है, फला बात पूछना तो भूल ही गई। यह बात बतानी तो रह ही गई। अनेक बातें घुमड़ रही थी मन में, पर चाहकर भी कहां कह पाई। कितना कुछ तो रह गया भीतर ही। चलते मीटर के आगे कोई कितना बतिया पाएगा। कहां बता पाए कि कल पप्पू की बारात कितनी धूमधाम से निकली थी, कितनी ही तो आतिशबाजी हुई, कैसे कैसे तो पकवान बने थे। नहीं बता पाए कि मन कल से बहुत उदास है, अकारण ही।
पर आज की पीढ़ी की दौड़ती भागती जिंदगी में पत्रों का कोई स्थान नहीं। तार अथवा तार वाले देखे ही नहीं उन्होंने। एक दो पीढ़ी बाद ये बच्चे डाकिया डाक लाया गीत सुन माता पिता से पूछेंगे, माँ डाकिया कौन होता है। सच है, प्रगति सब तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है तो बहुत कुछ किनारों पर धकेलती चलती है। ऐसे ही किसी किनारे पर छूट गई है इस बार इसे स्नेह पगी पाती भी। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।